नमस्कार विद्यार्थियों, एपेक्स क्लासेस के डिजिटल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका साथी दामोदर पारिक, अकाउंट्स एजुकेटर। हम तैयार है हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए। हम पढ़ते हैं, ये गुणनफल विधि है, ठीक है। अब हम इसको पहले जैसा सवाल लिखा एक बार ज्ञात करते हैं कि गुणनफल विधि में क्या होगा। ये विधि लागू कब होगी? क्योंकि इस विधि में आप पता करोगे आरण का मतलब निवारण तो इस प्रश्न में है। ये ब्याज भी हो सकता है, आप किसी को उधार दोगे तो आपको भी ये तरीका लगाना पड़ेगा कि इस विधि में हम पता करेंगे कि आरण की जो राशि दी गई है वो राशि और आरण का समय, कब कब कितने रुपए का आरण किया उसने, ये दोनों ही असमान है। अलग अलग समय अलग अलग राशि का उपयोग किया गया है, इनमें समानता नहीं है, ठीक है। तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर कौन सी विधि होगी? गुणनफल विधि, राइट। जैसे मान लो कि उसने एक दफ़ा आरण किया है 1 अप्रैल 2017 को, और उसने कितने रुपए का आरण किया? 4000 का। फिर वो करता है 31 मई को, मतलब कोई निश्चित नहीं है कि कब आ जाए मालिक और पैसे मांगने लगे। कितने रुपए का आरण किया? 5000 का। फिर वो बीच में आ गया, महीने के बीच में आकर के भी कहता है कि आज 15 जुलाई है लेकिन मुझे पैसे की आवश्यकता है, मुनीम जी मुझे 10,000 रुपये तुरंत दीजिए। मालिक से सवाल नहीं करना, तुरंत पैसे ला करके आप बैंक से दे दोगे या मालिक को चेक दे दोगे, साइन करेगा, फिर आपको पैसे लेकर के आने, ठीक है। फिर वो आ गया 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को आकर के फिर उसने आपसे कितने रुपए मांगे? 4000 रुपये। तो देखो, कभी महीने की पहली तारीख को आया, कभी आखिरी तारीख को आया, कभी महीने के बीच में आया, फिर महीने के बीच में आ गया। मालिक है ना, उसको कोई रोक थोड़ी सकते हैं। आया और उसने पैसे मांगे, आपने तुरंत दे दिए। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अलग अलग समय पर अलग अलग राशि है, तो राशि और समय दोनों क्या हो गए? असमान। तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक होगी कि कौन सी विधि लगानी है मुझे? गुणनफल विधि का प्रयोग करना है, राइट। तो गुणनफल विधि का सूत्र क्या है? कब कब कितने रुपए आरण किया और वर्ष खत्म कब हो रहा है, उन दोनों को गुणा करोगे तो फिर आपका ये सूत्र बनेगा। और ये सूत्र हमने पहले भी लिखा, एक बार फिर मैं इसको रिपीट करता हूँ। गुणनफल का योग, टोटल प्रोडक्ट। तो पहले आपने गुणनफल ज्ञात किया, रुपए और समय को गुणा किया, फिर इस गुणनफल का आपने क्या कर लिया? योग कर लिया, टोटल प्रोडक्ट है ये। फिर आपने ब्याज दर, और जब भी ब्याज दर होगी प्रतिशत में होगी तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, बटा में क्या लिखना है? 100। अब आपने समय की गणना कैसे की है? 2 तरीके से करते, तीसरा भी हो सकता है, सप्ताह भी हो सकता है। यदि आपने महीने में गुणा की है तो 1/12, दिन में है तो बटा 365, और सप्ताह में तो 52 लिख दोगे। ये सूत्र हो गया। अब ये गुणनफल ने किसकी जगह ली, ये भी मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या किया, हर आहरण की राशि, जब जब जितने रुपए आहरण किए ना, उस आहरण की राशि को आपने समय अवधि ज्ञात की कि आहरण की तारीख से पुस्तक के बंद करने तक की अवधि कितनी है। इन दोनों को आपने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। गुणा नहीं किया हो, गुणा किया। तो गुणा कर दिया आपने, और इन दोनों का जो गुणा करना है वही क्या हुआ? गुणनफल। और उस गुणनफल की आपने क्या कर ली? टोटल कर ली, और उसी को आपने यहाँ पर लिख दिया। तो देखो, नहीं है ये तो शॉर्ट हो गया। ऐसा नहीं कि सब आगे पढ़ेंगे तो टफ होगा, टफ नहीं होता है, इजी होता है कि अब आप 2 चीज़ें मत लिखो, अब आप एक ही लिखो। देखा नहीं आपने, साइकिल चलाना सीखते हैं तो साइकिल के 2 पहिए तो होते हैं, 2 साइड में और लगाते हैं। 4 पहिए की साइकिल चलाई आपने, फिर आपका बैलेंस बना तो उसका 1 पहिया हटा दिया, 3, और फिर बैलेंस बना तो फिर वो 2 साइड में जो स्टैंड वाले पहिए थे वो हटा दिए। अब आप 2 पहिए की साइकिल चला रहे हो। तो सीखा 4 से और एक्सपर्ट हो गए तो किस पर आ गए? 2 पर। बस वही तो बात है कि हमने राशि और समय को अलग लिखा था, अब हम राशि समय को एक साथ लिखते हैं। किस नाम से? गुणनफल से। प्रत्येक आहरण की राशि से समयावधि पुस्तकें बंद करने की ज्ञात की, और दोनों को आपने क्या किया? गुणनफल। तो वो गुणनफल का क्या हो गया? योग। अब हम इसी विधि का एक सवाल करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में इस सूत्र को लागू कैसे करना है। अब आप सवाल को गौर से पढ़िए, ध्यान से पढ़ो इसको। कि साझेदार महेश ने फर्म से निम्न राशि का आहरण किया। देखो, 1 अप्रैल 16 को 5000 रुपये
30 जून को 4,000 रुपये का ऋण किया, फिर 1 अक्टूबर को 1,000 रुपये का, 31 दिसंबर को, और तो और 31 मार्च 2017 जब हमारी पुस्तकें बंद हो रही थी ना, हम खाता भाई तैयार कर रहे थे, काम में बिजी थे, और सुबह घर से भी जल्दी आ गए तो ऑफिस में बैठ करके भाई आज हमारे अकाउंट्स फाइनल करने हैं। सेठ जी ने उस समय भी हमसे कह दिया कि मुझे 7,000 रुपये की आवश्यकता है, मना थोड़ी कर सकते हैं, मालिक है ना, इससे हमने रुपए दिए, लेकिन फिर ब्याज की गणना करना भी तो हमारा काम है, तो ब्याज की गणना भी हम करेंगे। अब यहाँ पर गुणनफल विधि लागू होगी, क्योंकि हमारी सब कंडीशन मिल रही है इसमें, तो अब गुणनफल विधि में क्या करोगे, आप एक फॉर्मेट बनाओगे। ये गुणनफल ज्ञात कैसे करना है, तो पहले तो आप क्या करोगे, ये तारीख लिख दोगे, कब कब कितने रुपए, यहाँ पर आप आरण की राशि लिख दोगे, ये अवधि आपको कैलकुलेट करनी है, और फिर ये गुणनफल है, ये सब आप करोगे। 4 कॉलम बना दिए इसमें। यहाँ पर आपको दिनांक लिखनी है, डेट, अंग्रेजी में लिख दूं, चलो मैं अंग्रेजी में लिख देता हूं। आरण कितनी राशि का किया गया, ये अवधि ज्ञात करनी है, पीरियड ज्ञात करना है, और फिर इन दोनों को, इसको क्या करेंगे, गुणा, तो यहाँ पर जो होगा वो प्रोडक्ट होगा। इन दोनों कॉलम का मल्टीप्लाई करके लिखना है, वही तो क्या होगा, प्रोडक्ट्स, गुणनफल होगा। और ये सब कैसे करना है, यहाँ तक ये हमने यहाँ पर तारीख दी कि हमारा जो वर्ष खत्म हो रहा है ना, एज ऑन 31 मार्च 2017। चलिए पहले तो क्वेश्चन की नकल करो, जिसमें हम एक्सपर्ट है, पहले वही काम करते हैं। 1 अप्रैल, तो चलो मैंने अप्रैल को 4 में बदल दिया, 1 अप्रैल 2016, राशि कितनी है, 5,000, राइट। फिर हम पता करते हैं 30 जून मतलब 6वां महीना, फिर कितने का ऋण किया, 4,000 रुपये का, राइट। फिर करते हैं 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर का मतलब 1/10, और ये हो गया 1 अक्टूबर 16 को इसने कितने रुपये का ऋण किया, 1,000 रुपये का, राइट। फिर आ जाओ 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2016 जब सब नया वर्ष मना रहे थे, तो नेचुरल है कि स्वामी को भी नया वर्ष मनाना है, और नया वर्ष मनाना हो या त्यौहार मनाना हो, पहले नगद नारायण मुद्रा जरूरी है। तो वो उस दिन भी हमसे पैसे लेके गए, और कितने पैसे लिए हमसे अकाउंटेंट साहब से कि 31 दिसंबर को कितने रुपए मांग लिए, 6,000 रुपये। फिर 31 मार्च था तो क्लोजिंग डे, लेकिन ये 16 में शुरू होगा तो 17 में ख़त्म होगा, तो ये 7,000 रुपये का ऋण किया। इसमें तो आपने कोई विशेष काम नहीं किया, आपने तो क्वेश्चन की नकल ही की है। आपने डेट वाले कॉलम में, समय वाले कॉलम में, टाइम वाले कॉलम में टाइम लिख दिया, कब कब कितने रुपये का ऋण किया, और कितने कितने रुपए लिए वो आपने लिख दिए। अब आपको क्या करना है, प्रत्येक आरण से पुस्तकें बंद करने की अवधि ज्ञात करनी है। अब ये अवधि किस में ज्ञात करनी है, ये डिपेंड करता है सवाल पर, सिचुएशन पर। यदि हर महीने की पहली तारीख, आखिरी तारीख या महीने के बीच में हो, इस सवाल में तो नहीं है, 1, 15, 30, 31 हो तो आप महीने में ज्ञात करो, और 1, 15 और 30, 31 को छोड़ करके बाकी कोई भी हो तो दिन में ज्ञात करो। फिर वो नंबर ऑफ डेज काउंट करने हैं, 365 दिन है, उस हिसाब से आपको चलना है कि कितने रुपए कितने समय तक किए। अब हम यहाँ महीने में ज्ञात करेंगे। तो देखो आप, पहला ऋण कब किया, 1 अप्रैल 2016 को। पुस्तकें बंद कब हो रही है, 31 मार्च को, तो बराबर वर्ष के पहले दिन से हुआ, तो हमने इसको, ये अवधि होगी 12। 30/6 को किया, मतलब अप्रैल, मई और जून, 3 महीने नहीं किया, 30/6। अच्छा एक बात और याद रखना, यदि किसी महीने की आखिरी तारीख को हो तो उस महीने को नहीं, उससे आगे से लगेगा, और पहली तारीख को हो तो उस महीने का भी लगेगा। जैसे अप्रैल है तो अप्रैल को काउंट किया, लेकिन जून को काउंट नहीं करना, क्योंकि 30/6 को लिया तो ब्याज तो अगले दिन से लगेगा, 1 से जुलाई से। तो यहाँ पर कितने महीने हो गए, 9 महीने हो गए। 1/10, 10, 11, 12, 1, 2, 3, अक्टूबर से मार्च, ये हो गए 6 महीने। 31 दिसंबर को किया तो दिसंबर नहीं लगेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब बताओ 31 मार्च को आरण किया, 31 मार्च को पुस्तकें बंद है, कितने समय तक आरण किया, 7 डे हो गया। उसी दिन पुस्तकें बंद की, उसी दिन हम ब्याज ज्ञात कर रहे हैं, तो यह अवधि कितनी होगी, 0, शून्य, नील होगी, 0 होगी। अब इसको और इसको गुणा करो, 5,000 को 12 से आपने मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गए, 60,000।
4,000 को 9 से किया, कितने हो गए? 36,000। 1,000 को 6 से किया, कितने हो गए? 6,000। 6,000 को 3 से किया, कितने हो गए? 18,000। 7,000 को 0 से किया, कितने हो गए? सब पानी पानी हो गया, सब जीरो हो गया। जो जीरो से टकराएगा वो जीरो हो जाएगा। दीवार से सर टकराओगे तो दीवार का सर थोड़ी फटेगा, तुम्हारे तो फटेगा। तो जीरो है, कुछ नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास क्या बचेगा? इसलिए इससे गुणा करने पर सब जीरो हो गया, तो यहाँ पर जीरो हो गया। ये सब गुणनफल है। अब मैं इनका योग कर देता हूँ, इनकी टोटल कर देता हूँ। तो ये 6, 6, 12, 8, 20, 8, 3, 11, 1, 12, 1,20,000 ये गुणनफल का योग हो गया। टोटल हो गई, शाबाश, ये गुणनफल का योग 1,20,000। अब हमारा सूत्र लगाओ कि गुणनफल से ब्याज ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो मैं एक बार वापस आपकी जानकारी के लिए लिख दूं, और ये भी अच्छा है कि आप जब सवाल सोल्व करो तो सूत्र अवश्य लिखो। शायद एग्जामिनर को तरस आ जाए कि इस बच्चे को सूत्र तो याद है, इसके तो गणित ही गड़बड़ हो रही है, चलो इसको कुछ मार्क्स दिया जाए। देखो कॉपी में कुछ लिखोगे तो कुछ पाओगे, सफाई के नंबर नहीं मिलने वाले। आपने कॉपी में कुछ लिखा है तो टीचर के पास नंबर देने की गुंजाइश बनती है, उसको अवसर मिलता है कि इसको इस प्रयास के तो नंबर दे जाए। आपने प्रयास नहीं किया, आपने बराबर सफाई से कॉपी दी है, तो फिर आपको सफाई के लिए सफाई के से नंबर मिलेंगे और आप परीक्षा में साफ हो जाओगे। ऐसा करना नहीं है। तो गुणनफल का योग, राइट, गुणनफल का योग लिख देंगे। फिर ब्याज दर, तो फिर हमने लिखा है ब्याज दर, और ये मैंने बार बार रिपीट किया कि ब्याज दर लिखोगे तो बटा क्या लिखोगे? 100। अब आप समय के हिसाब से देखो कि आपने इस अवधि किस में गिनी है, दिन में या महीने में, कि महीने में गिनी है। तो महीने में यदि आपने काउंट किया है तो 1 बटा क्या लिखना है? 12। अब मैं इसको प्रैक्टिकली हमारे जो आंकड़े हैं वो रख देता हूँ। तो गुणनफल के योग की जगह मैंने क्या लिख दिया? 1,20,000। बिल्कुल ठीक है। ब्याज की दर पढ़ो और मुझे बताओ क्या है? कि सिर्फ 5% वार्षिक है। ये 5/100 लिख दिया, राइट। अब 1/12। अब दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई। चलिए इनमें बैटल स्टार्ट्स। तो 2 0 से 2 0 गए। अब 12 से ये सीधा डिवाइड हो रहा है, तो 12 की टेबल पहाड़ा बोलो। ये हो गया 100, इसको 5 से गुणा करो तो ये ब्याज हो जाएगा 500 रुपये। बोलो हुआ कि नहीं? हो गया। कौन सी विधि से हुआ? गुणनफल विधि से। बिल्कुल सही समझ रहे हो आप कि गुणनफल विधि से ही करना है, और गुणनफल विधि में हमने राशि को अलग अलग नहीं लिखा। अच्छा एक बात और कि सर मैं गुणनफल विधि नहीं अपनाऊँ, मैं तो पहले वाली विधि से ही करूँगा, मैं तो एक ही लाइन पे चलने वाला हूँ। तो आप क्या करते? 5,000 रुपये का 12 महीने मतलब 1 वर्ष का ब्याज याद करोगे। 4,000 का 9 महीने का 4,000 इंटू 5/100 इंटू 9/12। 1,000 का 6 महीने का 1,000 इंटू ब्याज की दर 5/100 इंटू 6/12। 6,000 का फिर याद करते तो 1 2 3 4 4 दफ़े ब्याज याद करते, और फिर आप उन सबको जोड़ते, और फिर दौड़े दौड़े मेरे पास आते कि देखो सवाल मैंने सॉल्व कर लिया। तो मैंने कहता भाई ये तो सवाल मैंने कल दिया था, अब आज करके लाए हो तुम, 24 घंटे बाद आए, और बाकी सब कहाँ सर, सब कहाँ चले गए? वो तो तुरंत करके चले गए। होशियार थे, उन्होंने शॉर्ट ट्रिक अपनाई। और शॉर्ट ट्रिक कौन सी थी? गुणनफल का योग। तो गुणनफल का योग कब होगा, या गुणनफल का सूत्र कब लागू होगा? जब आरण की राशि और समय दोनों असमान है, अलग अलग है, अनइक्वल है, तो गुणनफल है। और गुणनफल है कैसे? राशि और समय अवधि को गुणा करोगे तो हमेशा क्या होगा? गुणनफल। तो गुणा करने से तो गुणनफल ही होगा। तो ये अच्छा ये बात भी है कि गुणनफल विधि का प्रयोग तो सब जगह लागू हो सकता है। ये सरल विधि में भी हो सकता है, क्योंकि वो हमने राशि समय अलग लिखा, और ये हमने राशि और समय की जगह क्या लिख दिया? गुणनफल। और अगली जो औसत विधि होगी वहाँ भी लागू हो सकता है, लेकिन औसत विधि के नियम है वो गुणनफल में नहीं हो सकते। औसत विधि की शर्तें अलग है, इसकी शर्तें हैं वो सब जगह हैं। ये ओ पॉजिटिव है, यूनिवर्सल डोनर होता है ना ब्लड, तो वो सबको एक्सेप्टेबल होता है। तो ये गुणनफल का सूत्र भी ऐसा है, इसमें गुण ही गुण भरे हुए हैं, इसलिए ये सबके काम आ सकता है।
तो मुझे विश्वास है कि ये बात भी आप अच्छी तरह से समझ गए। चलिए अब हम 2 विधियाँ हमने पढ़ ली, सरल विधि भी पढ़ी और गुणनफल विधि भी पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे औसत अवधि विधि। तीसरी और लास्ट विधि है जिसमें आरण की राशि और समय अवधि बराबर होगी। तो अब हम तीसरी विधि का नाम लिख देते हैं, जहाँ हमने पहले भी लिखा। चलो, ये आरण पर ब्याज ज्ञात करने की तीसरी विधि है और तीसरी विधि का नाम ही क्या है? औसत अवधि विधि। औसत विधि भी कह सकते हो, जुबान को ऐसे लड़खड़ाने की आवश्यकता नहीं है ना, आप शॉर्ट में भी बोल सकते हो। इसका नाम है एवरेज पीरियड मेथड, राइट? एवरेज पीरियड मेथड, औसत अवधि विधि। अब पहले तो ये पता करो कि इसकी कंडीशन क्या है साहब, ये विधि अप्लाई कब होगी। तो इसकी जो विशेष बात क्या है कि यहाँ पर आरण की राशि स्वामी के द्वारा लिया गया व्यापार से धन है, वो आरण की राशि भी और समय, राशि और समय, राशि और समय दोनों समान है। समान का मतलब है उनका अंतराल समान है। हर बार निश्चित राशि का निश्चित समय, जैसे तनख्वाह मिलती है कि साहब मुझे तो सैलरी हर महीने 5 तारीख को मिलती है और फिक्स है, हमारे मालिक तो है वो एब्सेंट का पैसा काटते नहीं है, हर महीने की 5 तारीख को 5,000 रुपये देते हैं। तो आपको विश्वास हो गया कि मुझे 5 तारीख को 5,000 रुपये मिलेंगे, राशि भी निश्चित है और तारीख भी निश्चित है, हर महीने मिलेंगे। तो ये यहाँ पर जो कैलकुलेशन होती है वो कौन सी? औसत अवधि विधि। हम तो ब्याज ज्ञात कर रहे हैं, राशि और समय दोनों क्या हो? समान हो। इन दोनों में जो अंतराल है वो बराबर है, गैप जो होगा ना वो बराबर होगा। इन दोनों का अंतराल जो भी होगा वो अंतराल क्या होगा? समान होगा। तो समान अंतराल है एक निश्चित समय के बाद निश्चित राशि। अब वो निश्चित समय के बाद निश्चित राशि है, वो कभी भी हो सकती है, प्रति माह भी हो सकती है और हर तिमाही को भी हो सकती है। सब ये तिमाही क्या हो गया? क्वार्टरली, त्रैमासिक अवधि। तो जब भी आपके सवाल में ये लिखा हुआ हो कि आरण उसने कब किया है, प्रति, पर, एवरी, यदि प्रति माह किया है, यदि हर महीने किया है, शब्दों का हेरफेर है, आप घबराए नहीं। हर महीने या प्रति तिमाही, क्वार्टरली, 3 महीने से आरण किया है। तिमाही बस त्रैमासिक, ये त्रैमासिक 3 महीने से आरण किया है। तो ये जो शब्द नहीं है, प्रति है और हर है, एवरी, इसका मतलब हर महीने, हर 3 महीने से आरण किया। तो अवधि भी निश्चित होगी और राशि भी निश्चित होगी। तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करे कि मुझे कौन सा सूत्र लगाना चाहिए, मुझे सूत्र लगाना चाहिए औसत अवधि विधि वाला। तो इसमें सूत्र तो वही है, देखो मैं पहले सूत्र लिखता हूँ, फिर हम इसको आराम से विस्तार से चर्चा करेंगे कि हमें कैसे अवधि ज्ञात करनी है। यहाँ तक तो बराबर है कि आरण की राशि, ठीक है सर, वो तो हम पहले भी लिखते थे। आरण की कुल राशि कितनी है वो लिख दोगे, सबको जोड़ोगे और फिर आप लिखोगे ब्याज दर। बिल्कुल, ये तो हमें पता है। ये सर एक बात और बोल रहे हो, बटा में 100 भी लिख दो, ये लिख दिया। अब यहाँ पर आपको ये कैलकुलेट करना है, बस यही बात आपको याद करनी है, औसत अवधि ज्ञात करनी है। आपको औसत अवधि ज्ञात करनी है और औसत अवधि के नीचे आपको क्या लिखना है? 12। तो यहाँ पर आपके जो विशेष ध्यान देने की बात है वो किससे है? औसत अवधि। जहाँ पर भी आरण प्रति माह, हर महीने, प्रति तिमाही, त्रैमासिक। अच्छा, एक बात और है कि आरण हर महीने या हर तिमाही को हो, लेकिन जरूरी नहीं होता कि ये वर्ष की पहली तारीख से ही हो, पहली क्वार्टर से हो। ये उस 12 महीने में से कभी भी शुरू हो सकता है। तिमाही तो 4 ही होगी ना, तो पहली तिमाही से शुरू करेगा तो 4 दफा आरण करेगा, दूसरी तिमाही से शुरू करेगा तो 3 दफा आरण करेगा, आखिरी तिमाही में आरण किया तो सिर्फ एक बार ही किया। फिर तो आप सरल विधि भी लगा दोगे, 3 महीने का ब्याज लगा दोगे। अब 12 महीने हैं। यदि कोई साझेदार अपनी फर्म से हर महीने की पहली तारीख को ही आरण करे
तो वो 12 दफ़े आहरण करेगा। हर महीने की आखिरी तारीख को करे तो भी 12 दफ़े करेगा। हर महीने के मध्य में करे तो भी 12 दफ़े करेगा। 1 जनवरी से 31 दिसंबर कितने महीने? 12 महीने। 31 जनवरी से हर महीने की आखिरी तारीख को 12 दफ़े। 15 जनवरी से हर महीने की 15 तारीख को 12 दफ़े। तो यदि वर्ष के पहले महीने से आहरण करे तो वो 12 दफ़ा आहरण करेगा, और वर्ष की पहली तिमाही से करे तो 4 दफ़े करेगा। तो यहाँ कुल राशि ज्ञात करते समय आप ध्यान रखोगे कि एक आहरण की राशि को मुझे किससे गुणा करना है। हर महीने किया तो 2000 रुपये का आहरण, तो आपने 2000 को किससे गुणा कर दिया? 12 से के साथ कुल राशि 24,000 हो गई। लेकिन तिमाही का आहरण किया हो तो 12 से गुणा मत करना। क्वार्टर, तिमाही मतलब 3-3 महीने का पीरियड आपको है, तो 12 महीने को 3-3 महीने में डिवाइड किया तो बोलो कितने हो गए। अब मैं नहीं बताऊंगा कि 12 महीने को 3-3 भागों में बांटा है तो 4 हो रहे हैं। अब आपको ही बताना है कि 4 तिमाही होती है। ठीक है, अब यहाँ पर सब ठीक है, ये ज्ञात करना। देखो औसत अवधि कैसे ज्ञात करते, तो पहले मैं इसका सूत्र लिखता हूँ और फिर हम सवाल को सॉल्व करेंगे, तो भी आपको मैं बार बार बताऊंगा कि इसको कैसे करते हैं। वैसे तो 6 लाइनें आपको याद रखनी है, सिर्फ 6 लाइन याद रखोगे तो आपका ये सूत्र पूरा हो जाएगा। लेकिन आपको औसत अवधि ज्ञात करना आ जाना चाहिए, और ये औसत अवधि ज्ञात करने के बाद कहाँ प्रभावी होगी? जब आपके आहरण पूरे वर्ष भर नहीं हो। लिखा होगा कि उसने इस तारीख को आहरण शुरू किया। पिछले कई बार बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न आए, और आप जैसे इंटेलिजेंट बच्चे, जैसे आप बैठे हो ना इंटेलिजेंट, वैसे के वैसे बच्चे आते हैं दौड़ के, सब सवाल सब सही हो गया, मैंने तो सही कर दिया, क्या बात साहब हर महीने लिखा था, मैंने तो उस औसत अवधि विधि से 6.5 महीने का ब्याज लगा दिया। फिर पेपर लेके पढ़ते हैं और पता करते हैं कि आहरण कब शुरू हुआ, कि सर ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। इसलिए जल्दी काम शैतान का, और शैतान आप हो नहीं, इसलिए आप सवाल को अच्छी तरह से पढ़े। प्रश्न को पढ़ करके हल करना है, वो 15 मिनट आपके वेस्ट नहीं होते हैं। बजाय आप सवाल करो और फिर इसको काट करके दोबारा करोगे तो बताओ कितना समय बेकार हो जाएगा। इसलिए सवाल को अच्छी तरह से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। औसत अवधि आप कैसे ज्ञात करोगे, ये सब में लागू होगी। तो पहले मैं ही पता करता हूँ कि आपको औसत अवधि कैसे ज्ञात करनी है। औसत अवधि ज्ञात करने का सूत्र बड़ा ही सरल है, क्योंकि आहरण 2 बार हुआ ना। देखो हर महीने किया तो सबसे पहला आहरण कब किया और सबसे आखिरी आहरण कब किया, इन 2 बातों को याद रखना है। प्रथम आहरण से पुस्तकें बंद करने की अवधि और अंतिम आहरण से पुस्तकें बंद करने की अवधि, इन दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके औसत अवधि विधि होगी। तो हम ये पढ़ेंगे, इसको इसलिए धीरे पढ़ रहे हैं कि आपको एक कठिन से लगने वाली चीज़ है वो आसान हो जाए, कि कितना सरल है। हमें पता नहीं था, हम तो खाली रट रहे थे। रटने की आवश्यकता नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि सर आहरण की राशि भी पता है, ब्याज की दर पता है, लेकिन औसत अवधि नहीं है। हम तो क्या कर रहे थे, इसको याद कर रहे थे। अब आप औसत अवधि ज्ञात करना सीख जाओगे तो ये आपको पता करना है। तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो पहले कि प्रथम आहरण के बाद, पहले ड्राइंग के बाद शेष अवधि कितनी बची है। पुस्तकें बंद करने की जो अवधि हो ना, वो शेष अवधि आप गिन लो। महीने होंगे वो, उनको आप गिनो। फिर इसमें क्या करोगे, प्लस प्रथम के बाद आखिरी बार आपने अपने व्यापार से कितने रुपए का आहरण किया है वो। तो अंतिम आहरण से या उसके बाद शेष अवधि कितनी बची, दोनों बातें आपने काउंट कर ली। 2 ही तो बातें, पहला और लास्ट, इन दोनों को आपने काउंट कर लिया और इन दोनों को जोड़ करके आप किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पूरा क्लियर हो जाएगा कि हमने ये राशि कैसे ज्ञात की है। पहले आहरण से पुस्तकें बंद करने की अवधि और अंतिम आहरण से पुस्तकें बंद करने की अवधि, इन दोनों को जोड़ करके आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके औसत अवधि आ जाएगी। उस औसत अवधि को यहाँ लिखोगे और वो एक्चुअल में महीने में ही आती है। तो वो जब भी महीने में आएगी तो आप बटा क्या लिख दोगे, 12 लिख दोगे। तो औसत अवधि विधि में ब्याज कैसे ज्ञात करना है, अभी हमने देखो कुछ नहीं पढ़ा है। अभी सिर्फ हमने ये पढ़ा है कि कंडीशन कौन सी है कि सब आहरण की राशि समय दोनों समान हो, उनमें अंतराल क्या होगा, समान होगा। बिल्कुल ठीक है। अब वो आहरण कैसे होता है, जब भी आपके क्वेश्चन में लिखा जाए हर या प्रति, प्रति माह, हर महीने, एवरी मंथ, पर मंथ, पर क्वार्टर, एवरी क्वार्टर,
तिमाही आहरण किया उसने निश्चित राशि का निश्चित समय से, तो आपका सूत्र क्या है, आहरण की राशि ये कुल राशि हो जाएगी, ब्याज की दर बटा 100 और क्या लिखोगे, औसत अवधि बटा 12। तो आपके पास सब चीज़ें हैं, सिर्फ एक चीज़ ही तो आपको ज्ञात करनी है, और वो क्या ज्ञात करनी है, औसत अवधि। तो ये तो मैंने फॉर्मूला बता दिया कि औसत अवधि प्रथम आहरण के बाद शेष अवधि कितनी बची और अंतिम आहरण से शेष अवधि कितनी बची, इन दोनों को जोड़ करके किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास वो अवधि आ जाएगी, महीने में आएगी, उसको आप यहाँ लिख दोगे और बटा क्या लिख दोगे, 12 लिख दोगे, राइट। अब थोड़ा सा हिस्सा हम और पढ़ते हैं कि इसके आगे यदि क्या हो सकता है। तो देखिए आहरण 2 तरह से होता है, हर तिमाही या हर महीने। तो पहले हम यही पता करें कि मान लो उसने आहरण है वो प्रति माह किया है, पर मंथ किया है, आहरण प्रति माह किया है, एवरी मंथ, ठीक है। अब इसमें भी 3 कंडीशन है कि हर महीने तो किया है, लेकिन हर महीने में भी कब किया है, हर महीने के प्रारंभ में किया है क्या, बिल्कुल सही है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ किया है क्या हर महीने के अंत में आहरण किया है क्या, या हर महीने के मध्य में आहरण किया है, ठीक है। 3 कंडीशन है, हर महीने आहरण करेगा लेकिन हर महीने के प्रारंभ में, अंत में या मध्य में। तो बताओ आहरण कितनी बार करेगा, पहले तो ये पता करो कि आहरण उसने कितनी बार किया है। तो तीनों कंडीशन में आहरण कितनी दफ़ा करेगा, 12 दफ़ा करेगा। यहाँ भी आहरण कितनी दफ़ा करेगा, 12 दफ़ा, और यहाँ भी आहरण कितनी दफ़ा करेगा, 12 दफ़ा। तो एक बात तो क्लियर होगी, यदि कोई व्यक्ति, कोई साझेदार अपनी फर्म से हर महीने आहरण करता है और हर महीने की पहली तारीख को या हर महीने के अंत में या हर महीने के मध्य में, तो उसको फर्म से कितनी दफ़ा रुपए लेने पड़ेंगे, 12 दफ़ा। तो यहाँ पर यदि आपको ये कहा जाए कि आहरण की कुल राशि कितनी होगी, बताओ, आहरण की कुल राशि जो हम सूत्र में लिखते हैं ना कि आहरण की कुल राशि ज्ञात करो, तो आहरण की कुल राशि ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक आहरण की राशि को आपको कितने से गुणा करना पड़ेगा, 12 से गुणा करना पड़ेगा। अब मैं एक आहरण की राशि को 12 से गुणा करूं और फिर मैं क्या ज्ञात करूं, आहरण की कुल राशि, तो फिर मेरे सूत्र में यही क्यों नहीं लिख दूंगा मैं, क्योंकि मुझे तो वैसे भी सोल्व करना है। तो पहले मैं इसको गुणा करूं और फिर मैं इसको वापस लिखूं। तो अब मैं कुल राशि की क्या लिखूंगा, एक आहरण की राशि इंटू 12, ठीक है। अब पहले मैं इन तीनों के सूत्र लिखता हूं कि कितने कितने समय का ज्ञात करेंगे। तो मान लो उसने पहला है कि हर महीने की प्रथम प्रारंभिक तारीख को आहरण किया है, पूरे वर्ष भर तक है ना, हर महीने के प्रारंभ में या प्रथम प्रारंभिक तिथि को आहरण किया है पूरे वर्ष भर। तो पहले तो मैं खाली अवधि लिखता हूं, तो आपको उस राशि पर कुल कितने महीने का ब्याज लगाना है, 6.5 महीने का ब्याज लगाना है। एक बात तो ये याद रखना, 6.5 महीने का ब्याज लगाएंगे। कौन सी तारीख को, प्रथम या प्रारंभिक तिथि को, हर महीने की। तो इसका सूत्र क्या बना, आज आप सूत्र याद करोगे अच्छी तरह से। अब देखो आहरण की कुल राशि नहीं लिखी, इसकी जगह मैंने सूत्र बता दिया, और ये अपना नया इन्वेंशन है, ये आपको बहुत इजी लगेगा। आप अपने साथी को भी कहोगे तो यार ये तो बहुत सरल है, क्योंकि हमारी जोड़ बाकी थोड़ी हमें परेशान कर जाती है, इसलिए हम गुणा कम से कम करें, एज इट इज़ उसको परोस दें वहाँ पर। तो अब मैं लिख दिया एक आहरण की राशि, ठीक है, और इंटू क्या कर दिया 12, इतना लिखा। तो इसने किसकी जगह ले ली, कुल राशि की जगह। और अब मैं लिखूंगा ब्याज दर, राइट, ये मैंने लिखा ब्याज दर बटा 100। कितने महीने का ब्याज लगाना है, 6.5 महीने का। तो अब मैंने समय के लिए लिख दिया 6.5 बटा 12, हो गया। चलिए अब दूसरा लिखते हैं, यदि हर महीने के प्रारंभ में नहीं करे और अंतिम तारीख को, तो अब यदि ये हर महीने कौन सी तारीख को आहरण करेगा, अंतिम तारीख को, है ना।
अंतिम तारीख को यदि आहरण करेगा तो आप कितने समय का ब्याज लगाओगे? हर महीने की अंतिम तारीख को आहरण किया गया हो तो देखो पहली और आखिरी में कितना अंतर है। एक व्यक्ति आपके पास आता है पढ़ने के लिए 1 जनवरी को और दूसरा बच्चा आता है 31 जनवरी को। 1 महीने की पहली तारीख को आया और 1 महीने की आखिरी तारीख को आया, तो उनके बीच में कितना अंतर हुआ? बहुत इजी क्वेश्चन है कि सर ये तो 1 महीने का हुआ, कोई भी जवाब दे सकता है, तो आप भी तो जवाब दे सकते हो। यहाँ कितने महीने का ब्याज लगाया? 6.5 का। अब इसमें 1 कम कर दो, 5.5 महीने। तो अब कितने समय का ब्याज लगेगा? 5.5 महीने का ब्याज लगाना है। कुल अवधि हो गई, औसत अवधि है ये, 5.5 महीने का ब्याज लगाना है। अब मैं सूत्र वापस लिख दूं, देखो इसमें कुछ भी नहीं बदलेगा, सिर्फ 6.5 की जगह 5.5 हो जाएगा। तो फिर मैंने वापस लिख दिया, एक आहरण की राशि, बिल्कुल सही कह रहे हो, इनटू क्या किया? 12, क्योंकि वर्ष भर आहरण करेगा तो उसको 12 दफा आहरण करना पड़ेगा। इनटू क्या लिखा? ब्याज दर। ये मैंने ब्याज दर लिखा और बटा 100। अब बटा क्या लिखा? 12। बस इसकी जगह ये 6.5 थे और ये 5.5 हो गया। तो केवल एक ही चीज तो बदली, 6.5 का 5.5। लास्ट पहली तारीख को भी कर लिया और अंत में कर लिया, तो अब कब क्या बच गया? हर महीने के मध्य में। अब आपका बच गया हर माह के मध्य में आहरण है, बीच में है। ठीक है, तो सही बात है। अब आप इन दोनों अवधियों को जोड़ लो कि 6.5 और 5.5 कितने होते हैं? 12। 12 को 2 से डिवाइड करो, 6, तो अब 6 महीने का। अच्छा, मध्य में तो आपको कुछ याद ही नहीं करना है कि 6 महीने का ब्याज लगाना है, तो आपको 6.5 नहीं, 5.5 नहीं, 6 महीने का ब्याज लगाना है। अब आप लगाओगे 6 महीने का ब्याज, राइट। एक बार सूत्र फिर लिख देता हूं, तो हमारे पास ये 3 सूत्र हो जाएंगे जिनके क्वेश्चन हमें एक एक करके सोल्व करने हैं। तो पहले तो मैं लिखा एक आहरण की राशि, राइट, एक आहरण की राशि, फिर किससे गुणा किया? 12 से, बिल्कुल सही कर रहे हो। फिर क्या लिखना है? ब्याज दर। ये तो कभी भी नहीं भूलना है, क्योंकि ब्याज दर नहीं लिखोगे तो फिर ब्याज आएगा कैसे? अब बटा मैंने क्या लिखा? 12। पहली तारीख को 6.5, अंत में 5.5, तो मध्य में कितना हो गया? 6 महीने। अब ये 3 सूत्र आपको एकदम अपने दिमाग में बैठा लेने हैं। कौन कौन से सूत्र देखो तो, प्रति माह, हर महीने। यदि कोई व्यक्ति अपनी फर्म से हर महीने भी आहरण करेगा तो वो महीने के प्रारंभ में कर सकता है, अंत में कर सकता है और मध्य में। चाहे पहले, आखिर और मध्य में करे, लेकिन उसको कितनी दफा आहरण करना पड़ेगा? 12 दफे तो करना पड़ेगा। 12 दफे उसको अकाउंटेंट के पास, मुनीम जी के पास, आपके पास आना पड़ेगा कि अकाउंटेंट साहब मुझे 5,000 रुपये दीजिए इस महीने के। तो आपके पास वो कितनी दफे चल करके आए? 12 दफे। तो आपको पूछा कि मैंने आहरण की कुल राशि कितनी की, तो आपने कहा साहब एक आहरण की राशि को 12 से गुणा कर दिया। तो हमारे सूत्र में आहरण की कुल राशि होती है। अब हम कुल राशि की जगह सीधा ये लिख दे, एक आहरण की राशि इंटू 12। इससे क्या होगा कि हमारे आगे की कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी। प्रथम तारीख में है या अंतिम तारीख में या मध्य में? पहली तारीख को आहरण किया तो आपने कितने समय का ब्याज लगाया? 6.5 महीने का। अब मैंने वो जो फॉर्मूला बताया ना आपको कि औसत अवधि कैसे ज्ञात करते हैं, औसत अवधि ज्ञात करने के लिए हम हर सवाल के साथ इसको परखेंगे कि हमने जो ये लिखा है वो उस सूत्र से भी सही बैठता है कि नहीं बैठता है। क्योंकि 6 लाइन तो हम याद कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा होगा तो हमारे दिमाग में तुरंत सूत्र भी रहेगा कि इस सूत्र से भी मैं इसको देखूं कि सही है या नहीं है। पहली और आखिरी तारीख से गुणा करके लिखेंगे 6.5 महीने का, या पहली तारीख या अंतिम तारीख, तो 1 महीने का अंतर हुआ तो यहाँ भी 1 महीने का अंतर हो गया। और बीच में हो तो ना तेरी ना मेरी, ना 6.5 ना 5.5, दोनों के बीच की बात करो तो कितना हो गया? 6 महीने का ब्याज हो गया। तो आज मैंने आपको ये सूत्र लिखा है मासिक आहरण करने के, कि मासिक आहरण भी 3 प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसको पूरा रिवाइज करना है। अब आज तसल्ली से बैठ करके इसको आप अच्छी तरह से याद करो और मन से सवाल लिखो कि हर समय में 1 अप्रैल से, कभी 1 जनवरी से,
12 महीने की अवधि याद करके और सर ने जैसे बताया उसको अप्लाई करता हूँ कि ये राशि वास्तव में बराबर बैठती है या नहीं बैठती है। तो मुझे विश्वास है कि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ोगे। तो आज का अध्याय हम यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर। अपने परिवार के साथ आराम से रहे, प्रसन्न रहे और कल फिर मिलने के लिए तैयार रहें। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।